जैसे ही सुधा अपने मायके पहुंची, भाभी ने बिना देर किए उसे काम में झोंक दिया। सुधा, जरा ये सब्जियां काट दो, बर्तन धो दो, मेहमान अभी आने ही वाले होंगे। सुधा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाभी। सुधीर ने देखा कि अभी अभी घर पहुंची सुधा ने पांव भी नहीं टिकाए और तुरंत काम में लगा दी गई। बस सब देखता रहा, पर कुछ बोला नहीं। उधर सुधा की दोनों बहनें आराम से मेहमानों संग बैठी हंसी मजाक कर रही थी। नई बहू को सजा धजा कर सोफे पर बिठाया गया था और सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। सुधा के हाथ बर्तन से भीग गए थे, माथे पर पसीना छलक रहा था, पर उसकी भाभी को जरा भी परवाह नहीं थी। सुधीर से रहा नहीं गया। उसने धीरे से सुधा को आवाज लगाई, सुनो, थोड़ी देर बैठ जाओ, सबको दिखे कि ये घर तुम्हारा भी है। भाभी तुरंत बोली, अरे जीजाजी, सुधा तो हमेशा से यही काम करती आई है, इसे बैठना कहाँ आता है। आराम तो बड़ी बहनों को करना चाहिए। सुधा तो छोटी है। सब हंस दिए। सुधा ने होंठ काट कर चुप्पी साध ली, लेकिन सुधीर ने साफ देखा कि उसकी आंखें भर आई थी। शादी की सारी रस्मों में सुधा ने सब कुछ किया, कभी रसोई में, कभी आंगन में, कभी मेहमानों की देख रेख में, पर मंच पर बैठी उसकी दोनों बहनें और भाभी चमक रही थी, मानो असली बेटियां वही हो। रात को जब सब सो गए तो सुधा ने धीरे से सुधीर से कहा, देखा, सब मेरे लिए कितने अच्छे हैं। भाभी तो मुझे बेटी की तरह मानती है, तभी तो सारा काम उन्हीं को सौंपा। आप फालतू टेंशन मत लिया करो। सुधीर ने गहरी सांस ली और बोला, सुधा, खुद को धोखा मत दो। बेटियां वो होती है जिन्हें सिर पर बिठाया जाए, जिन्हें मायके में सम्मान मिले, जिनके हिस्से सिर्फ बोझ और जूठन आती है, वो बेटी नहीं नौकरानी बन जाती है। तुम सोचो, क्यों सिर्फ तुम्हें सबका बोझ उठाना पड़ता है। सुधा चुप रही, पर उस रात पहली बार उसने तकिए को भीगते हुए महसूस किया। अगले दिन जब मेहमानों के लिए पतंग लगी तो सुधा थाली लेकर सबको खाना परोस रही थी। तभी भाभी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे सुधा, जरा बचा खुचा लाकर खुद भी खा लेना, ज्यादा मेहनत मत करना। सब हंस पड़े। सुधीर का खून खौल उठा। उसने सबके सामने कहा, बहन जी, सुधा कोई अनाथ नहीं है, वह इस घर की बेटी है, और अगर बेटी को हर बार बचा खुचा ही देना है तो ये रिश्ता सिर्फ नाम का है। अब हम यहाँ बोझ बनने नहीं आए हैं। पूरा माहौल एक पल को सन्न रह गया। भाभी सक पका गई। बहनों ने भी नजरें झुका ली। सुधा की आंखें भर आई। उसने पहली बार सुधीर का हाथ थाम लिया। सुधीर ने आगे कहा, सुधा चलो, अब हमें यहाँ नहीं रुकना। सुधा का दिल कांप उठा। वो मायके छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आज सुधीर के शब्दों ने उसकी आत्मा को झंझोर दिया। उसने महसूस किया कि वह सालों से अपनी भाभी की बातों पर पर्दा डालती रही, मगर पर्दे के पीछे उसकी इज्जत हर रोज रौंदी जा रही थी। उसने बिना कुछ कहे अपना छोटा सा बैग उठाया और सुधीर के साथ बाहर आ गई। पीछे से उसकी माँ ने आवाज दी, अरे सुधा, तू जा रही है, मेहमान क्या सोचेंगे। सुधा पलट कर बोली, माँ, मेहमान क्या सोचेंगे, ये सोचने से पहले कभी ये तो सोचिए कि आपकी बेटी क्या महसूस करती है। मैं आपकी बेटी हूँ, बोझ नहीं। अगर बेटी का मान मायके में नहीं रहेगा तो फिर उसे मायका किस लिए कहते हैं। ये सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। उस दिन सुधा और सुधीर मायके से लौट आए, लेकिन सुधा के भीतर का डर और झूठा ठाठस हमेशा के लिए टूट गया। उसने समझ लिया कि आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। और उस रात सुधा ने सुधीर के सामने बैठकर धीरे से कहा, आप सही थे सुधीर, मैं अब समझौता नहीं करूंगी। मायका वही है जहां बेटी को इज्जत मिले, और अगर इज्जत नहीं तो वो मायका नहीं, सिर्फ चार दीवारें हैं। सुधीर ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। सुधा की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की चमक थी।